शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के जो चैप्टर है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके बारे में। उसमें आज हम लोग दूसरा लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिका में 2 उदाहरण पढ़े थे, एक पादप कोशिका का और एक जंतु कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक भित्ति पाया जाता है, ये पढ़े थे। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसका जो कौन सा पदार्थ, केंद्रकीय पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए, वो क्या रहता है कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहेगा और उसमें सेपरेट रहता है, किसमें, यूकैरियोटिक में। और मेजर अंतर क्या था आपका, 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80S। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता था क्या, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ठीक है। प्लाज्मिड नहीं, ठीक है ना, प्लाज्मिड बोल रहा हूँ, हाँ प्लाज्मिड पाया जाता है क्या, सॉरी प्लास्टिड नहीं पाया जाता। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आज हम लोग प्रॉपर स्पेशल पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। 2 लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग मेनली बैक्टीरिया सेल कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया सेल का क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट मोनेरा जगत चैप्टर से। कौन से चैप्टर से, मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा जगत में जब हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उस वाले टॉपिक को यहाँ पास पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो, ठीक है। तो उसको उदाहरण को पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब वो वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं बोल लूँगा कि हाँ इसे कवर कर लेना करके। क्लियर है, चलो शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी संरचना होती है, ठीक है। पहले तो बेसिक देखेंगे बाहर से कैसे दिखाई देता है, उसके बाद एक एक ऑर्गन का हम लोग को क्या करना है, स्पेशल डिटेल पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, डायग्राम बनाना ही सीखना है आप लोगों को। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, उसका जो सेल एनवलप रहता है वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से। कितना लेयर, 3 लेयर, ठीक है ना। ये पहला लेयर हुआ, फिर ये दूसरा लेयर, ठीक है, 1 मिनट रुको, दूसरा लेयर कर देते हैं इसको, ठीक, ये हो गया आपका दूसरा लेयर, ठीक है। उसके बाद एक और ये आपका कौन सा लेयर हो गया, तीसरा लेयर। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल कितना लेयर हो गया, 3 लेयर, ठीक है। 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है ना, सबसे बाहर वाला लेयर, चलो ये 3 लेयर है, इसको हटाते हैं, रुको, ये वाला लेयर देखो, फील करके देखते हैं, पूरा पूरा जा रहा है, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है ना, ये पहला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, पहला लेयर। सबसे बाहर का जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड वाला जो लेयर है ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। और तीसरा वाला जो है, जो सबसे अंदर में, इसको बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे बाहर में जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद वाला जो लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं आपका, सेल वॉल। और तीसरा है आपका कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर हो गया। तीनों को मिला करके एक साथ, तीनों को मिला करके एक साथ क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। क्या बोल देते हैं, सेल एनवलप। ये समझ आया। सबसे पहले क्या रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कौन सा रहता है, सेल वॉल, उसके बाद क्या रहता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। तीनों को मिलाकर के एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, सेल एनवलप। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसी में एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना मैं, ये ऐसा। इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। क्लियर है ना। ये संरचना है आपका किसका, फ्लैजिला का, ठीक है। ये संरचना क्या कहलाता है आपका, फ्लैजिला, ठीक है। क्या कहलाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला के अलावा इसमें बहुत सारा छोटा छोटा संरचना रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा बहुत सारा। इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है। ऐसा पूरा यूकैरियोटिक कोशिका में चारों साइड क्या रहता है, फिम्बरी। अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। क्या है ये, फिम्बरी है।
फिम्ब्री, क्या है? फिम्ब्री। यहाँ तक क्लियर है? फिम्ब्री जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन फिम्ब्री से हल्का सा क्या रहता है? मोटा रहता है। ठीक है, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं आपका पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। एक और संरचना बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये संख्या में थोड़े से क्या रहेंगे? कम। जैसे पूरी तरह से फैला हुआ है ना, वैसे ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पिलाई। क्या बोल दिए? पिलाई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 हो गया, 3 चीज़, और ये चौथा, पाँचवा और ये छठवा। सही स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से समझना, ये जो अंदर का अंतर्वलन है, ये वाला प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली ही फोल्डिंग होता है और फोल्ड होकर के एक संरचना बनाता है। ठीक है, फोल्ड होकर के एक संरचना बनाता है। इस संरचना को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ मैं। चलो ये ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ संरचना बनाता है। ठीक है, और ये जो संरचना है, इसमें क्या रहते हैं? प्रकाश संश्लेषण संबंधी वर्णक। प्रकाश संश्लेषण संबंधी कुछ वर्णक, मतलब कुछ पिगमेंट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इस कारण एक विशेष संघक रहता है जो किससे निर्मित होता है? प्लाज्मा झिल्ली के इनर फोल्डिंग से। प्लाज्मा झिल्ली है, अंदर की ओर क्या हो गया? वो फोल्ड हो गया, तो इनर फोल्डिंग करके एक संरचना बनाता है, और इनर फोल्डिंग करके बने हुए इस संरचना को नाम देते हैं क्या? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोल देते हैं? क्रोमेटोफोर। यहाँ तक समझ आ गया? किसके जैसे काम करता है बोला हूँ मैं? क्लोरोप्लास्ट जैसे। किसके जैसे काम करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक में यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा है तो उसका काम कौन करेगा? क्रोमेटोफोर करता है। कौन करता है? क्रोमेटोफोर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद देखो, वही प्लाज्मा झिल्ली है, फिर से उसका इनर फोल्डिंग होता है, और इनर फोल्डिंग होकर के फिर से एक संरचना बनाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा। और इस संरचना का अब हम लोग नाम देते हैं क्या? मीजोजोम। क्या नाम देते हैं? मीजोजोम। मीजोजोम किसकी तरह काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसकी तरह काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसकी तरह काम कर लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इस कारण मीजोजोम काम करता है क्या देने का? ऊर्जा प्रदान करने का। यानी श्वसन से संबंधित जितने भी वर्णक रहते हैं, ठीक है, श्वसन की क्रिया मेनली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकेरियोटिक में। ठीक है, तो श्वसन का क्रिया प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा? मीजोजोम में। कहाँ होगा? मीजोजोम में। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? क्लियर है? सब स्ट्रक्चर क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद यहाँ पास देखो, ये तो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ, ये तो पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये तो पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा देखो, इसमें क्या होता है? आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, और अनुवांशिक पदार्थ आपको सबको पता है क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए ही आगे फोल्डिंग होकर के क्या का निर्माण करता है? क्रोमेटिन का। किसका निर्माण करता है? क्रोमेटिन का, जो धागा जैसे दिखाई देता है। और क्रोमेटिन ही आगे किसका निर्माण करता है? क्रोमोजोम का। किसका? क्रोमोजोम का। गुणसूत्र पढ़ते हो ना? ठीक है, तो क्रोमोजोम का निर्माण किससे होता है? डीएनए से ही होता है। किससे होता है? डीएनए से। तो मैं यहाँ क्रोमेटिन करके लिख रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ इसको? क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन जो रहता है किससे बना रहता है? डीएनए से। और क्रोमेटिन आगे जा कर के किसका निर्माण कर सकता है? क्रोमोजोम का निर्माण कर सकता है। किसका निर्माण कर सकता है? क्रोमोजोम का। यानी डीएनए फॉर्मेशन करता है किसका? आपका क्रोमेटिन का। और क्रोमेटिन फॉर्मेशन करता है किसका? आपका क्रोमोजोम का। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं क्या बोला हूँ? इसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम रहता है बोला था? 70S। कौन से इस प्रकार का? 70S। ऐसा 70S राइबोसोम है, ये बनाया हूँ। वो क्या है? 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? कौन सा राइबोसोम होता है आपका? 70S राइबोसोम। और कौन सा स्ट्रक्चर बच रहा है इसमें? ध्यान दो, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी। अंतर्विष्ट पिंड बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का काम भी करता है ये। क्या? इंक्लूजन बॉडी। INCLUSIONBODY। इंक्लूजन बॉडी। यहाँ तक क्लियर है? कितना संरचना हो गया है देखो, इतना सारा कंप्लीट है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है ना, उसके अलावा और अन्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसका संरचना कैसे रहता है? गोलाकार रहता है। कैसे रहता है? गोलाकार रहता है। और उस मुख्य अनुवांशिक संरचना के अलावा और जो अनुवांशिक पदार्थ है ना,
जिसमें ध्यान देना इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है कि इतने में, इतने में नहीं। तो टोटल देखो कितना संरचना पढ़ ली हम लोग। देखो तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा होता है सेल वॉल, तीसरा क्या पढ़े, सेल मेम्ब्रेन, चौथा क्या होता है बोला हूँ मैं, फ्लैजिला, पांचवा क्या है, फेमरी, छठवा क्या है, पिलाई, सातवां क्रोमेटोफोर, आठवां इंक्लूजन बॉडी, नौवां प्लाज्मिड, दसवां क्या है, डीएनए, ठीक है, 11वां क्या हो गया, राइबोसोम, 12वां क्या हो गया आपका, मीजोसोम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग ये टोटल जो 12 संरचना है इसके बारे में अब एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है ना, डायग्राम माइंड में छप गया, पेपर में आएगा, ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, एक बैक्टीरिया का, इसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, लिख देते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, इसी को लिख सकते हो क्या, प्रोकैरियोटिक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे करके बना सकते हो। क्लियर है, पहले तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए, तब तो समझ आएगा ना, एक एक करके तब पढ़ पाओगे। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले जब मैं शुरुआत करूँगा ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ूंगा पहले, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है ना, ये तीनों को कवर करते हैं पहले तो। उसके बाद हमारे पास समय रहा तो क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिला, फेमरी और पिलाई। क्लियर है, शुरुआत करूँ क्या मैं, सबसे पहले बात करते हैं किसका, आपका ग्लाइकोकैलिक्स का। किसका बात करेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स का। पहला हेडिंग डाल लिया, ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है रासायनिक रूप से किससे बना रहता है आपका, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। किससे बना रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। अलग अलग जीवाणु रहता है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग प्रकार का ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, ठीक है, पॉसिबल लेयर के आधार पर, ठीक है ना, पॉसिबल लेयर के आधार पर ग्लाइकोकैलिक्स जो रहता है वो कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर वाला, चिकनी सतह वाला, ठीक है ना, स्लाइम लेयर मतलब चिकनी सतह वाला होता है। और एक होता है आपका कैप्सुलेटेड, कैप्सूल, क्या बोलते हैं, कैप्सूल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कैप्सुलेटेड होता है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। स्लाइम लेयर वाला जो रहता है ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब ये संरचना ही पड़ रहा है बैक्टीरिया का, ये वाला, ठीक है। तो एक जो है क्या है, एकदम चिपचिपा है, और एक कैसा रहता है, थोड़ा सा कठोर रहता है। क्या रहता है, कठोर रहता है, हार्ड एंड टफ रहता है, ये हार्ड एंड टफ रहता है, ठीक है। कौन सा वाला, कैप्सूल वाला, ठीक है। और स्लाइम लेयर कैसा रहता है, चिकना रहता है। क्या रहता है, चिकना, और चिपकने में मदद करेगा। चिकना है, चिपचिपा रहेगा, चिकना रहेगा, और कैसा रहेगा, चिपचिपा रहेगा। तो कोई भी सरफेस है उसमें बैक्टीरिया आकर के आसानी से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये किस में मदद करता है, चिपकने में मदद करता है। किस में मदद करता है, चिपकने में मदद। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ये जो स्लाइम लेयर वाला है ना, यही क्या होता है आपका, थोड़ा सा ध्यान देना, स्लाइम लेयर वाला जो रहता है ये होता है अधिकांश रोगकारी। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स का कौन सा लेयर पाया जाए, स्लाइम लेयर पाया जाए, वो क्या रहता है, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। क्या उत्पन्न करने वाला होता है, रोग उत्पन्न। तो ये अधिकांश स्लाइम लेयर वाले जो रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके रोगकारी होते हैं। क्या होते हैं, रोगकारी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो स्लाइम लेयर वाला जो है वो चिकना होता है, चिपचिपा होता है, चिपकने में क्या करता है आपका, मदद करता है, और अधिकांशतः क्या होता है, रोगकारी होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और दूसरा वाला जो है, ध्यान समझना, कैप्सुलेटेड, वो हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है, हार्ड होता है, टफ होता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। समझ आ रहा है कि नहीं। डिसएबिलिटी, रुके रहो ना 1 मिनट। कैप्सुलेटेड है, हाँ, इसके कारण कैप्सूल है, रफ है, स्लाइम लेयर है, रोगकारी, सॉरी रोगकारी वाला, इसको याद रखना जी। कैप्सुलेटेड होता है क्या, रोगकारी। कैप्सूल वाला होता है क्या आपका, रोगकारी। इसमें बोल डाला था, कैप्सुलेटेड वाला होता है क्या आपका, रोगकारी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जो पढ़े हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में किसके बारे में पढ़े हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। किससे बना रहता है बोला हूँ मैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। किसका बना रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है। लेयर कितना रहता है, दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है क्या, स्लाइम लेयर वाला हो सकता है, या तो कैसा हो सकता है, कैप्सूल वाला। स्लाइम लेयर वाला होगा तो चिपचिपा रहेगा, बाहरी लेयर क्या रहेगा, एकदम चिपचिपा रहेगा, चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है। और दूसरा यह तो हो सकता है कैप्सुलेटेड, वो हार्ड होता है, खुरदुरा होता है, हार्ड होता है और खुरदुरा होता है और रोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, डिसीज कॉजिंग एबिलिटी रहता है। क्लियर है। रोग उत्पन्न करने की क्षमता होता है। क्या होता है, क्षमता होता है रोग उत्पन्न करने का। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे किसके बारे में, हम लोग सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में। शुरुआत करें क्या, ठीक है। पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, सेल वॉल। सेल वॉल क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है। इसका जो कोशिका भित्ति रहता है, ध्यान से समझना, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है, या इसी को बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं, म्यूरिन से बना होता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकॉन बोला है तो एक है पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब क्या होता है आपका, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और ग्लाइकॉन मतलब क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक संरचना होता है, केमिकल पेप्टाइडोग्लाइकॉन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है आपका क्या, सेल वॉल। क्लियर है कि नहीं। सेल वॉल जो रहता है इसका काम क्या है, सबसे पहले तो इसका वर्क समझो। ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका को आकार देता है। जैसे शरीर का हड्डी है, हड्डी हमारे पूरे शरीर को थाम के रखता है और शेप देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे ही ध्यान समझना, उसका एक निश्चित शेप तय करता है किसका, बैक्टीरिया का। कौन, सेल वॉल। कौन करता है, सेल वॉल। तो सबसे पहले तो गिव शेप, आकृति देता है। क्या देता है, आकृति देता है। दूसरा, इसको फटने से बचाता है। ठीक है। मान लो ज़्यादा पानी अंदर में भर गया बैक्टीरिया के, समझ आ रहा है ना, तो वो फट सकता है अंदर से। ठीक है। तो फटने से बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग, फुटने से, फटने से बचाता है। ब्रस्टिंग मतलब फटने से बचाता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। कोशिका भित्ति बना किसका है बोला हूँ मैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका बना है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूरिन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन किससे मिलकर बना रहता है, नाग और नाम से। किससे बना रहता है, नाग और नाम से। नाग और नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसको बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। असल में क्या होता है, ये जो कोशिका भित्ति रहता है उसमें नाग और नाम का चैन लगा रहता है। ऐसे नाग रहेगा, एक केमिकल है, और एक रहता है नाम। फिर क्या आता है, नाग, फिर क्या होता है, नाम। ऐसे फिर इधर नाग है, इधर क्या है, नाम, ऐसे करके फिर नाग रहेगा, फिर क्या रहेगा, नाम, ऐसे करके रहता है। नाग और नाम का लगातार क्या रहता है आपका, ऐसा चैन रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास क्या होता है, नाग जुड़ा होता है किससे, नाम से। नाग किससे जुड़ा रहता है, नाम से, यानी कि नाग है वो नाम से जुड़ा है। ठीक है ना। फिर नाग है वो नाम से जुड़ा है, अरे नाम और नाम, ध्यान दें, नाग और नाम फिर इधर से ऐसे अमीनो एसिड से जुड़ा रहता है। यानी कि इस तरीके से एक चैन रहता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जानना है, एक नाग होता है और क्या होता है, नाम। ठीक है। नाग और नाम का चैन रहता है, केमिकल रहता है। उसके साथ रहता है तुम्हारा अमीनो अम्ल का चैन रहता है। किसका चैन रहता है, अमीनो एसिड का चैन रहता है। अमीनो एसिड का क्या रहता है, चैन रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। किसका चैन रहता है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड जो रहता है, ध्यान समझना, अमीनो एसिड से ही मिलकर बनता है आपका प्रोटीन। सब पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे करके, बस नाम याद रखना है पहले तो। एक तो नाग और नाम होता है, दूसरा होता है क्या, अमीनो एसिड का चैन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चैन। क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड चैन। और एक होता है आपका क्रॉस लिंकिंग होता है। क्या होता है इसमें, क्रॉस लिंकिंग। ठीक है। जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना मैं आप लोगों को, तब ये बताऊंगा, नाग, नाम, ये पूरा स्ट्रक्चर ही बताऊंगा कैसे केमिकल रहता है। क्लियर है, बस नाम याद रखना है अभी तो। इन सब से मिल करके बना रहता है आपका क्या, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कौन बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नाग का पूरा नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन
एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसका नाम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। क्लियर है। और अमीनो एसिड का जो चेन है इसको हम लोग पेप्टाइड चेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड चेन। ठीक है। और एक होता है क्रॉस लिंकिंग। इन सब से मिलकर बना रहता है कि आपका सेल वॉल। क्या बना रहता है, सेल वॉल। मतलब जो आप लोगों ने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ा, एक मिनट रुको, ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो किसका था, ग्लाइकोकैलिक्स का था। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हो वो किसका स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का। किसका, सेल वॉल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये 2 लेयर के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। देखो ठीक, तो सबसे पहला लेयर जो पढ़े हो तुम लोग ध्यान से समझो, ये वाला जो लेयर पढ़े वो क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। क्लियर है। और जो दूसरा वाला लेयर पढ़े ये वाला, ठीक है ना, ये जो तुम्हारा, ठीक है, ये कलर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप लोग जो तीसरा लेयर पढ़ोगे अभी, अब ठीक हो गया, ठीक, ठीक, देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेल वॉल। तीसरा ये जो रेड कलर से जिसको शो किया वो लेयर है, अब उसको बोलेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब कौन सा लेयर पढ़ोगे, तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स कितने प्रकार का रह सकता है, 2 टाइप का, एक स्लाइम लेयर, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए टोटल, 3। सबसे पहले तो ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा आप पढ़ेंगे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, सेल एनवलप। क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। समझ आ रहा है कि नहीं, इतना यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में क्या बोला हूँ, सेल वॉल जो रहता है किसका बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, यानी कि एक पेप्टाइड रहता है और एक क्या रहता है, ग्लाइकॉन रहता है। पेप्टाइड मतलब क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकॉन मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हो गया, ये वाला प्रोटीन वाला भाग हो गया, ये वाला भाग क्या हो गया, प्रोटीन। ये समझ आ रहा है कि नहीं। और ये वाला जो भाग है, नाग और नाम, ये दोनों क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है ना। क्या है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, फुल फॉर्म एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। क्या काम है सेल वॉल का, शेप देता है और इसको फटने से बचाता है। क्लियर है। समझ आया कि नहीं, इतना नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, सेल वॉल क्या समझ नहीं आया। सेल वॉल जो रहता है केमिकली बना रहता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। पेप्टाइड और ग्लाइकॉन, पेप्टाइड का मीनिंग क्या है, एक प्रोटीन है, ग्लाइकॉन का मीनिंग क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा प्रोटीन होता है, अमीनो अम्ल का चेन रहता है, उसे क्या बोल देते हैं, प्रोटीन, पेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देख, कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, नाग और नाम, हो गया। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, क्रॉस लिंकिंग, खत्म। क्या काम करता है सेल वॉल, इसको शेप देता है, निश्चित आकृति देता है। दूसरा काम बोल रहा हूँ कि यहाँ पास मान लो पानी भर गया अंदर में कोशिका द्रव्य में बहुत ज़्यादा, तो ये फट सकता है, तो फटने से बचाने का काम करेगा। समझ आ गया, और कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। याद करने वाला चीज़ है जी, ये हल्का से एक बार समझना है, तुरंत याद करना है। पहला चीज़ क्या है बोला हूँ, और सबसे बाहर का लेयर क्या है तुम्हारा, ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर है, इसके बारे में बता डाला हूँ। आगे बढ़े आप, तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं आप किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हेडिंग डाल लो क्या आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका, सेल मेम्ब्रेन। डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर क्या बोल देते हैं आपका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, किसका बना रहता है, ठीक है, फास्फोलिपिड का बना रहता है। किसका बना रहता है, फास्फोलिपिड का। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल कब पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका का संरचना। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिका के संरचना में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और अलग अलग मॉडल दिए थे। उसमें एक फेमस मॉडल था सिंगर एवं निकोलसन का मॉडल। किसका, सिंगर एवं निकोलसन का।
तो उसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली को समझा जाता है। लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा सा रफली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो रहता है, ध्यान से समझना, एक दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। मतलब ध्यान से समझो कैसे रहता है। देखो, एक लेयर रहता है, ये एक प्लाज्मा झिल्ली बना रहा हूँ ना, तो इसका ये पहला लेयर हुआ, क्या हुआ? पहला लेयर। और वैसे ही एक दूसरा लेयर रहता है, ऐसा, क्लियर है? क्या होता है? दूसरा लेयर होता है। तो दो लेयर को मिलाकर के ये बन गया आपका क्या? प्लाज्मा झिल्ली। देखो, ये बाहर तरफ क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। अरे इधर समझो ना, ये देखो, ये प्लाज्मा झिल्ली का ये अंदर तरफ है और एक क्या है? क्या है? बाहर तरफ। तो अंदर तरफ कोशिका द्रव्य होगा, अंदर तरफ कोशिका द्रव्य है, अंदर तरफ कोशिका द्रव्य है, मतलब क्या है? पानी ही है। तो पानी वाला जो हिस्सा रहता है, ठीक है ना, पानी वाला जो आपका क्या रहता है? हिस्सा रहता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये हिस्सा कहलाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल स्नेही। जल से जो स्नेह करता है उसको क्या बोलोगे? जल स्नेही। पानी की ओर है ना, ये वाला हिस्सा भी क्या है आपका? जल स्नेही ही है, हाइड्रोफिलिक है। ये भी हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं इसको भी? जल स्नेही। और जो जल से दूर है ये वाला भाग, इसको क्या बोलोगे? जल विरोधी। हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी। क्या संरचना बोलते हैं इसको? जल विरोधी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसका संरचना में थोड़ा सा देखना, फास्फोलिपिड का संरचना कैसे बनाते हैं? CH2OH, CH2OH और CH2OH, ऐसे है। ये दोनों लेयर में ऐसे फास्फेट जुड़ा रहता है, ऐसे इस टाइप का। पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली बता रहा हूँ, जब प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रक्चर बताऊंगा ना तब बताऊंगा। अब ध्यान से देखो, ये जो हिस्सा है CH2OH, उसके साथ फैटी एसिड जब जुड़ा है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ऐसा गोलाकार संरचना बनाने का काम कर रहा है ये वाला। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर है कि नहीं? ये हिस्सा जो खाली टाइप का है, जिसमें क्या जुड़ा है? केवल रुको यार, यहाँ पास फैटी एसिड जुड़ा है। फैटी एसिड यहाँ पास जुड़ा है, क्या? फैटी एसिड। यहाँ पास जुड़ा रहता है क्या आपका? फास्फोरस। कौन जुड़ा रहता है? फास्फोरस। ध्यान से समझने का कोशिश करो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कौन जुड़ा रहता है? फैटी एसिड, वसी अम्ल जुड़ा रहता है। और नीचे में कौन जुड़ा रहता है? फास्फोरस जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? फास्फोरस। तो जहाँ पास ये दोनों जुड़ा रहता है, फास्फोरस CH2OH के साथ, ये हिस्सा होता है जल विरोधी। क्या होता है? जल विरोधी। यानी कि हाइड्रोफोबिक वाला भाग जो ये अंदर में है ना, वो ये वाला भाग है केमिकल का। कौन सा वाला भाग? ये वाला भाग। क्लियर है ना? और ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, जो कि क्या है आपका? जल स्नेही है। क्या है? जल स्नेही। ठीक है। तो जल स्नेही भाग किधर है? बाहर की ओर, ये फैटी एसिड के साथ जुड़ा होता है वो वाला। क्लियर है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, प्लाज्मा झिल्ली रहता है वो किसका मिलकर बना रहता है आपका? फास्फोलिपिड का। एक फास्फेट है और ये फैटी एसिड से बना हुआ क्या है? लिपिड है। किसके साथ जुड़ा रहता है? पूरा ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज नहीं बोलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए। किसके साथ जुड़ा रहता है? कार्बोहाइड्रेट का। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। याद नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो। ये याद हो गया। जो इस साइड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, बाहर पानी की ओर रहता है वो हाइड्रोफिलिक, जल से स्नेह करता है तो उसके समीप है। और ये वाला हिस्सा जो टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेल। ये है हेड। क्या है? हेड, सिर रे, सिर। और ये क्या हो गया तुम्हारा? टेल। क्या हो गया? टेल, पूंछ। क्लियर है ना? तो हेड वाला भाग हाइड्रोफिलिक है और ये टेल वाला भाग क्या है? हाइड्रोफोबिक है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पूरा समझ आया? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसा संरचना है, ठीक है ना, यह एकमात्र ऐसा संरचना है, एकमात्र ऐसा संरचना जो संरचनात्मक व क्या बोलना चाहिए? रासायनिक रूप से यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। मतलब चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका लो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका लो, दोनों में सेम टू सेम दिखाई देता है। क्या चीज़? आपका प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका? प्लाज्मा झिल्ली का। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। तब अभी बस हल्का हल्का जानना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आज आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा देखो।
सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में बात की हैं कि एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रहता है वो कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले हम लोग किसका बात किए, सेल एनवलप का। किसका बात किए, सेल एनवलप। सेल एनवलप में कितना चीज़ मिलकर बना रहता है, 3 चीज़। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद एक संरचना रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। उसके बाद छोटे छोटे संरचना पूरी तरीके से फैला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। और एक छोटा संरचना लेकिन अपेक्षाकृत फिम्ब्री से मोटा, उसको क्या बोलते हैं, पिलाई। प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़ करके अंतर्वलन बनाता है, इनर फोल्डिंग बनाता है और क्या का निर्माण करता है, क्रोमेटोफोर। और किसका निर्माण करता है, मेसोसोम। 2 ठोक हो गया। उसके बाद मैं क्या बताया हूँ, इंक्लूजन बॉडी रहता है, भोज्य पदार्थों को संग्रह करने के लिए। डीएनए रहता है जो कि क्या बनाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही क्या बना सकता है, क्रोमोसोम। उसके अलावा मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा ये भी अनुवांशिक पदार्थ है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। 12वीं में बहुत ज़्यादा उपयोग है, पढ़े होंगे प्लाज्मिड क्या है करके, क्लियर है ना। तो याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में या बैक्टीरिया कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक अन्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। हो गया। उसके अलावा क्या पाया जाता है, राइबोसोम। पूरा डायग्राम को 2 से 3 बार बना करके देखना, अच्छे से बनाना, पेपर में आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाइए या बैक्टीरिया का डायग्राम बनाइए, क्लियर है। तो ये डायग्राम छापना है। उसके बाद हम लोग शुरुआत किए क्या, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ने का। सबसे पहले बात की है किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स से जो रहता है रासायनिक रूप से किसका बना रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। किसका बना रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है। 2 प्रकार का लेयर पाया जाता है, या तो एक स्लाइम लेयर होगा या तो कैप्सुलेटेड। स्लाइम लेयर जो रहता है चिकना सतह रहता है, चिपकने में मदद करता है, ठीक है, चिपचिपा रहता है। दूसरा होता है कैप्सुलेटेड, हार्ड एंड टफ होता है, ठीक है, और रोगकारी एबिलिटी देता है। कौन सी एबिलिटी देता है, रोगकारी। मतलब जिसका कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर रहेगा जिस बैक्टीरिया का, वो क्या होता है, रोगकारी होता है, रोग उत्पन्न करने का उसके पास क्षमता होता है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो रहता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना रहता है, मतलब एक पेप्टाइड और एक ग्लाइकॉन। पेप्टाइड चेन बनाता है, प्रोटीन। और ये तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो नाग और नाम एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। क्या क्या काम करता है, शेप देने का काम करता है, ब्रस्टिंग से बचाता है, फटने से बचाता है। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, किसका बना रहता है, फास्फोलिपिड का। कैसा झिल्ली रहता है, दोहरा झिल्ली, क्लियर है ना। भले यहाँ पास एक सिंगल ऐसे दिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना, लेकिन ये भी कैसे है, यदि देखो हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे बना रहे हैं तो एक बाहर है और एक अंदर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बाहरी झिल्ली होता है और एक क्या होता है आपका आंतरिक। बाहरी वाला जो भाग है हाइड्रोफिलिक, बाहर का क्या है, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही जो जल की ओर रहेगा, और अंदर वाला भाग क्या है, हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एकमात्र ऐसा संरचना है जो संरचनात्मक और रासायनिक रूप से किसमें सेम टू सेम रहेगा, यूकेरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में। इसके और ज़्यादा डिटेल कब पढ़ेंगे, जब यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तब। यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा क्या, सेल एनवलप। कल हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजिला क्या होता है, फिम्ब्री और पिलाई में क्या अंतर होता है, इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, इन सभी के बारे में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।